बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स एंड सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स एंड सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। देखो मेटल कार्बोनिल्स में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन बात करें, सपोज करो एक मेटल कार्बोनिल कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है MCO का होल N, और यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं प्लस माइनस एक्स, जो भी यहाँ पर चार्ज है XYZ कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो मेटल है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन? अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर्क क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecore classes are always here to help you. Download our app now. जुड़े हुए हैं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के N मॉलिक्यूल इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेटल की बॉन्डिंग हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड से। यहाँ पर इस तरह का केस होता है, ये केस यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल और कार्बन के बीच 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। देख 2 टाइप्स की बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है। एक तो केस होता है कि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन से देता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। भाई लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड क्या करते हैं, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड ही है। तो ये सेंट्रल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये जो बॉन्डिंग होती है इसको अपन कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन मेटल कार्बोनिल के केस में एक और बॉन्डिंग होती है। एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड एक गुड पाई एक्सेप्टर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। एक्चुअली जो CO होता है, CO क्या होते हैं, गुड पाई एक्सेप्टर होते हैं। गुड पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो मेटल के फील्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन इसके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और यहाँ पर एक बॉन्डिंग और होती है ये वाली। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होते हैं। एक तो बॉन्डिंग होती है कार्बन से, मतलब CO से मेटल की ओर, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग होती है, और एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग यहाँ पर होती है जो कि मेटल से CO की ओर होती है। ये जो बॉन्डिंग है ये पाई बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग कौन सी है, पाई बॉन्डिंग है। तो ये होगी पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग अपन इसको बोल सकते हैं। देखिए पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको। तो कुल मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में मेटल और कार्बन के बीच 2 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। कौन सी, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, दूसरी पाई बॉन्डिंग होती है। जो सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो कार्बन टू मेटल होते हैं, और जो पाई बॉन्डिंग होती है वो मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब मेटल टू CO की ओर होती है। एक तरह से मेटल टू लिगेंड है, जबकि ये लिगेंड टू मेटल है। ये क्लियर हो गया होगा। तो मेटल कार्बोनिल्स में 2 टाइप्स की बॉन्डिंग हो गई। कौन कौन सी, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो कुल मिलाकर इस तरह से लिख दो MCO, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। इसके अंदर 2 टाइप्स की बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो केस होता है सिग्मा बॉन्डिंग का, सिग्मा बॉन्डिंग, और दूसरा केस यहाँ पर कौन सा बनता है, नेक्स्ट केस बनता है यहाँ पर पाई बॉन्डिंग का, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। तो एक केस तो हो गया सिग्मा बॉन्डिंग का, दूसरा केस यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, पाई बॉन्डिंग का केस हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है कि किसी को, नहीं है ना। अब देखो सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा बॉन्डिंग की अगर बात करें तो ये सिग्मा बॉन्डिंग है लिगेंड टू मेटल। सिग्मा बॉन्डिंग किधर से किधर हो रही है, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल ये है, ठीक है ना। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लिगेंड तो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल ये है इसे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो ये इस तरह से, ये मेटल, ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO।
अब देखो एक बात ध्यान देना, आप समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ये हो गया मेटल। अब समझना आप यहाँ पर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp, और इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो गया ये? फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जो मेटल है, मेटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 या फिर sp3 होगा। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन या तो फिर sp3d2 या फिर d2sp3 होगा। होगा नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ना। और आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें केवल वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये आप सबको ऑलरेडी पता है। समझ में आ रहा है नहीं आता? तो कुल मिलाकर क्या होगा कि ये जो मेटल होगा, मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ये मेटल का हो गया वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। हालांकि वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की कितनी संख्या होगी वो डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। जैसे सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या यहाँ पर 4 होगी। सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 हुआ तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 होगी। अभी अपन को उससे मतलब नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये मेटल का वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मान लो। अब ये कौन सा होगा? sp3 dsp2 sp3d2 d2sp3 कौन सा होगा? डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अब देखो ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मेटल के पास वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है या नहीं? तो ये जो होगा CO होगा अपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ये, और यही सिग्मा बॉन्डिंग है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, ये मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये CO का कौन सा हो गया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग के डायरेक्शन हुई है, ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब डायरेक्शन ये सिग्मा बॉन्डिंग की, ये डायरेक्शन है सिग्मा बॉन्डिंग की। नीचे की तरफ बना देता हूँ, चलो ये डायरेक्शन है सिग्मा बॉन्डिंग। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, आप ये मत सोचना कि मेटल के पास एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़े होता है, एक नहीं होता। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिसाइड करेगा कितना होगा। जैसे मैंने कहा ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 होंगे, sp3 d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 होगी। समझ में आ रहा है ना? अभी अपने एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने केवल एक बना दिया। अदरवाइज संख्या किस पर डिपेंड करेगी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में जो अपन बॉन्ड बनाते हैं ना, उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इस तरह से केस बनता है यहाँ पर, एक इसमें कोऑर्डिनेट और दो यहाँ पर एक सिग्मा और पाई, इस तरह से होता है। ठीक है ना। और ये यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये CO होता है, CO। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऐसे बना दिया, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, ये तो केस हो गया सिग्मा बॉन्डिंग की, जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग के दौरान क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है अपने फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब अपन बात करें पाई बॉन्डिंग की, समझ में आ रहा है? देखो पाई बॉन्डिंग जो होती है वह मेटल टू लिगेंड होती है। यहाँ पर मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? CO को। समझ में आ रहा है? तो देखो इसके दौरान क्या होता है, देखो ध्यान देना, आप समझना। ये एक्चुअली हो गया मेटल टू लिगेंड, ये हो गई मेटल टू लिगेंड, ये बॉन्डिंग है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। देखो मेटल के फील्ड d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको इस तरह से बना रहा हूँ मैं। ये d ऑर्बिटल डबल डबल शेप होते हैं, नहीं होते हैं ना, इसलिए इसको ऐसा बना दिया। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस जिरेड होते हैं ना, ये फील्ड d हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं जिरेड। ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो अब इस तरह से बना रहा हूँ मैं, केवल ऐसे बना रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ। आप समझ ही गए कि यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग होती है, क्लियर याद। अब देखो ध्यान देना, इस पाई बॉन्डिंग के दौरान
इस पाई बॉन्डिंग के दौरान मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इस पाई बॉन्डिंग के दौरान मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। तो कुल मिलाकर इसका मैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ। देखो, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जीरेड होता है, एनजीरेड होता है, जीरेड होता है, एनजीरेड होता है। पाई बॉन्डिंग ध्यान देना, जैसे सिग्मा की बात करें तो इसमें जो BMO है बॉन्डिंग वो जीरेड, तो एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, ABMO अनजीरेड। अब अल्टरनेट चलता है, जैसे पाई की बात करें तो पाई में जो बॉन्डिंग होता है पाई बॉन्डिंग, देखो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग, देखो अल्टरनेट चलना है। जैसे सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है तो पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड है तो पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है तो पाई बॉन्डिंग जीरेड होगा। कुल मिलाकर पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसा होता है, जीरेड होता है। जीरेड होता है तो पूरा मैंने एक पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, जीरेड होता है तो इस तरह से बना दो, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, हो गया ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, कौन सा हो गया, ये जीरेड हो गया। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑर्बिटल्स नहीं है, बल्कि ये जो पूरा मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान देना, होता क्या है, इसके पास तो वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, अपने फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स इस CO के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये होता है यहाँ से, ये इस तरह से यहाँ पर अपन बॉन्डिंग को बता सकते हैं, ये यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है ना, ये पाई बॉन्डिंग हो गई, ये पाई बॉन्डिंग हो गई। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। अब सिग्मा बॉन्डिंग CO2 मेटल है, जहाँ पर मेटल का होता है वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, और CO का होता है फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। ये है पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पाई बॉन्डिंग में देखो ये तो क्या, मेटल के फील्ड D अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देखो फील्ड D अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, देखो फील्ड D अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और ये हो गया वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। तो ये हो गया वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मैं पाई स्टार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, ये यहाँ पर होगा। अब मेरे हिसाब से पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग का मतलब तो क्लियर हो गया होगा कि पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है और सिग्मा बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना? अब देखो ध्यान देना, इस पाई बॉन्डिंग और इस सिग्मा बॉन्डिंग दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? दोनों के एक साथ में यहाँ पर बना देता हूँ। ये कर ले नोट सभी ने, ये नोट कर ले सभी ने। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर फिर बना दूंगा सिग्मा और पाई को एक साथ। देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ पर देखो ये मेटल का वेकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये हो गया CO का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना ये, और ये हो गई सिग्मा बॉन्डिंग की डायरेक्शन ये होगी, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। और ये हो गया इसको इस तरह से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, देखो इस तरह से बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसी तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। ये हो गई पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। पाई बॉन्डिंग मेटल टू लिगेंड है, ये मेटल टू लिगेंड ये है। इसमें इसका फील्ड ऑर्बिटल, इसका वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपन इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को, इसके डायरेक्शन ये है, इसके डायरेक्शन ये है, ये पाई बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा।
क्लियर यहाँ तक? तो कुल मिला के मेटल कार्बोनिल्स में मेटल और कार्बन के बीच 2 टाइप्स की बॉन्डिंग है। कौन कौन सी? पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग। अब देखो ध्यान देना, इस पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है और यहाँ से किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे साथ में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं, जिनके द्वारा पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग अफेक्ट होती है। उन फैक्टर्स के बारे में भी यहाँ पर अपन बात करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? अरे नोट कर लिया ना सबने? चलो देखो अब यहाँ तक, देखो ध्यान देना, समझना। जैसे अपन बात करें एम, देखो एम सी ओ, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अलग से। देखो जो सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग किधर से किधर हो रही है? कार्बन टू मेटल, मतलब CO टू मेटल, ठीक है ना। तो ये किधर से किधर हो रही है? देखो फ्रॉम देखो फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ CO2 vacant hybrid orbitals of metal, ये डायरेक्शन इसके है। अब एक बात ध्यान देना, यदि किसी भी कारण से सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है तो क्या होगा? देखो समझना, यदि किसी भी कारण से सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है तो यहाँ का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस पाई बॉन्डिंग की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर तो पहले आ गए हैं, और किसी भी कारण से सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है तो बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग, यहाँ का जो बॉन्ड होगा मेटल टू कार्बन जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर, अगर सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। देखो ये समझ में आ गया कैसे हुआ? यदि किसी भी कारण से सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने का सीधा सीधा मतलब है एक तरह से बॉन्ड ऑर्डर ही बढ़ेगा। तो ये MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है ना। MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो MC बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो देखो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। देखो ध्यान देना, यदि किसी भी वजह से क्या हो कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। अब कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको स्ट्रेच करने के लिए अपन को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कुल मिलाकर इसको स्ट्रेच करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को डाउट है क्या? एक तरह से कहा जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ जाएगी, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो ध्यान देना, समझना, जब ये सिग्मा बॉन्डिंग होगी तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे CO पर, इस तरह से ये केस होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर शिफ्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस कंडीशन में क्या होगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ध्यान देना, इस सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि CO बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिक्रीज होता है। अब देखो CO बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिक्रीज होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो सीधी बात है CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना? तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये डिक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी वजह से यदि सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है तो कुल मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड्स में एक तरह से देखा जाए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आती है। और अपन को पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये होता ही नहीं होता। तो किसी भी वजह से यदि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट करता है तो एक तरह से फाइनली देखा जाए तो इसकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ही कमी होती है।
समझ में आ रहा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में कमी होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पर कमी होती है, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो एक तरह से बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो उसको स्ट्रेच करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड वीक हो गया मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। ये हो गया भाई सिग्मा बॉन्डिंग। अब अपन बात करते हैं पाई बॉन्डिंग की। देखो पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। अब देखो पाई बॉन्डिंग के केस में क्या होगा समझना। देखो पाई बॉन्डिंग किधर से किधर हो रही। पाई बॉन्डिंग के दौरान मेटल के फील्ड डी हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं। ध्यान देना, इसके फील्ड डी हाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम फील्ड डी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होगा, यदि किसी भी वजह से पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो क्या होगा? किसी भी वजह से पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो क्या होगा? देखो ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग यदि बढ़ती है तो क्या होगा? देखो मेटल से कार्बन के बीच बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सिग्मा के साथ साथ अब पाई बॉन्ड भी बनेगा। पाई बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है? फिर ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग बनने का मतलब क्या है? सीधा सीधा कि अब सिग्मा तो है ही से, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी आ गया। तो कुल मिलाकर उस कंडीशन में क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। कुल मिलाकर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो पाई बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो देखो ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो भाई MC बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो एक तरह से MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैं ये भी कर सकता हूँ कि MC बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी। MC बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी। अब देखो ध्यान देना, ये तो केस हो गया MC के लिए। अब बात करते हैं CO बॉन्ड की। तो देखो ध्यान देना, इस पाई बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो रहे हैं? इसके फील्ड अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान देना, इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, जब इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी ना। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखो, इसके पाई बॉन्डिंग के दौरान इसके फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा तो कुल मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगी भाई? कमी होगी। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी उसी के साथ साथ CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। समझ में आ रहा है? कम क्यों होगा? क्योंकि इस पाई बॉन्डिंग के दौरान इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा क्या है? देखो ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी
डिक्रीज होगी, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना। और ये भी बोल सकते हैं अपन CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर यहाँ तक। तो देखो हमेशा ध्यान देना, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग का देखो यहाँ पर सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो सेम इफेक्ट कैसे, देखो ध्यान देना, सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है। देखो पाई बॉन्डिंग बढ़ने से भी, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से भी यहाँ पर इंक्रीज लगा लो, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से भी MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है। देखो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। CO के लिए भी सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ने से CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। देखो पाई बॉन्डिंग बढ़ने से भी CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब अगर आप देखो तो सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दोनों का सेम इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, MC बॉन्ड पर और CO बॉन्ड पर, दोनों पर बिल्कुल सेम इफेक्ट है। और इस तरह के जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसी को अपन कहते हैं सिनर्जिक इंट्रैक्शन। उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इंट्रैक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग का यहाँ पर सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कर लिया भाई सबने नोट, सबने नोट कर लिया ये, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो भी अपन को सॉल्व करने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अपन पाई बॉन्डिंग के बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान देना, समझना। देखो सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ती है, सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो कुल मिलाकर क्या होगा, MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। अब देखो केवल बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, बाकी ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। अब देखो पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होने से भी MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी बात करें ना सेम इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप के जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो दीज टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस आर नॉन एज सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। सिनर्जिक इंट्रैक्शंस। किसी को कोई डाउट है कि भाई यहाँ तक नहीं है? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सिनर्जिक इंट्रैक्शंस एक्चुअली क्या होती है। अब देखो ध्यान देना, अगर मान लो सपोज करो कि 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए गए, मेटल कार्बोनिल्स आपको दे दिए गए, और उस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि MC बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा अलग अलग कॉम्प्लेक्सेज में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फैक्टर सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग को बढ़ाते या घटाते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग को भी आप छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सिग्मा बॉन्डिंग आपके काम में नहीं आएगी, केवल पाई बॉन्डिंग से ही आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखो ध्यान देना, जैसे आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे दे, सपोज करो एक मेटल कार्बोनिल दूसरा मेटल कार्बोनिल के 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, ठीक है ना, और दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए आपसे CO बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ लिया जाए, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय केवल आपको इतना ध्यान देना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स में से किस कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, किस में कम हो रही है। जैसे आप पाई बॉन्डिंग को कंपेयर कर लोगे, बाकी फैक्टर्स आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन को केवल उन फैक्टर्स को देखना है कि जो पाई बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं या फिर जो पाई बॉन्डिंग को कम करते हैं। देखो ध्यान देना, समझना। देखो जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं, सपोज करो एक मेटल कार्बोनिल्स का केस है जिसमें मेटल पर प्लस माइनस x चार्ज है। मेटल पर चार्ज कितना मान लेते हैं पर प्लस माइनस x। अब देखो ध्यान देना, 2 तरह के केस यहाँ पर ले सकते हैं। हो सकता है मेटल पे प्लस x चार्ज हो सकता है मेटल पे माइनस x चार्ज हो। अगर मेटल पर प्लस x चार्ज होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, समझना। ये मेटल, ये CO, देखिए सिग्मा बॉन्डिंग है जो इधर से इधर हो रही, ये पाई बॉन्डिंग है जो इधर से इधर हो रही।
पाई बॉन्डिंग मेटल टू कार्बन है, मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिग्मा बॉन्डिंग CO2 मेटल है। अब देखो ध्यान देना, यदि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, भाई मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मेटल इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को किधर शिफ्ट कर देगा, इस CO के कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना। और यदि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कमी है, तो इस कंडीशन में क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा, नहीं देगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर पाई बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेटल यहाँ पर है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है या फिर लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर मेटल यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे देगा, मतलब पाई बॉन्डिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। और मेटल यदि इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है या फिर कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उस कंडीशन में मेटल इसको इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा, पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखो ध्यान देना, अगर इस +X यहाँ पर बढ़ता है, +X का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है किसकी, M की, जैसे +1 +2 +3 इस तरह से। यदि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते है जिसका मतलब है कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आएगी। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगी, कमी होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बोल सकता हो, देखो +X बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीज होगी। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीज। अब देखो मेटल पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा CO को, नहीं देगा। इजीली CO को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो पाई बॉन्डिंग में कमी आएगी, नहीं आएगी, पाई बॉन्डिंग में भी कमी आएगी। तो कुल मिलाकर मैं कह दूं यहाँ पर पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अब देखो पाई बॉन्डिंग ही कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाई बॉन्डिंग कम होगी तो यहाँ पर ही पाई बॉन्ड बनने के चांस कम हो गए ना, तो इसका मतलब है कि MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। भाई अगर पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनने के चांस बढ़ गए, सिग्मा पाई आ रहा है। लेकिन पाई बॉन्डिंग में कमी हो रही है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने के चांस कम हो गए एक तरह से। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब MC बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना। MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, समझ में आ रहा है ना। MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और MC बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये कुल मिलाकर यहाँ पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर लेते हैं अपन सिग्मा बॉन्डिंग का। देखो जैसे पाई बॉन्डिंग का ही लेते हैं नेक्स्ट केस भी, जिसमें मेटल पर जो चार्ज है वो माइनस है, मतलब मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव में आ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान देना, यदि मेटल पर माइनस में चार्ज प्रेजेंट है, जैसे -1 -2 -3, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, मतलब मेटल एक तरह से अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो -X बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीज होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इंक्रीज, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल पर यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। करने का मतलब पाई बॉन्डिंग के चांस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो पाई बॉन्डिंग के चांस बढ़ेंगे तो पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, पाई बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो कुल मिलाकर क्या होगा, MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, MC बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, MC बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ठीक है। MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। देखो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर MC बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है?
मेरे हिसाब से सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो ये तो जो केस हमने देखा है ये किसके लिए देखा है भाई, एमसी बॉन्ड के लिए। CO बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होता है, बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है। ध्यान देना, यदि पाई बॉन्डिंग बढ़ती है, पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे। इसका मतलब जब इसमें एंटी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी CO के अंदर, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग बढ़ रही है वहाँ पर CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, क्योंकि पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है ना। अब आगे आप समझ ही जाओगे CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है मतलब CO बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जबकि CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। आगे लिख ही सकते हैं। बात करें इसकी, देखो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है तो कुल मिलाकर क्या होगा, CO बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। भाई देखो अगर ये पाई बॉन्डिंग नहीं होगी तो उस कंडीशन में इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। जब इसके वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, जिससे CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। और CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने का मतलब है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जबकि CO बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से आप सबके क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल पर आने वाला नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्डिंग को बढ़ाता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्डिंग को कम करता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है तो पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पाई बॉन्डिंग घटेगी। आगे के सारे पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है, इतना आपने ध्यान रख लिया तो आगे के सारे पॉइंट लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत आसानी से आप उन सबको कर सकते हो। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक है? कर लिया भाई सबने नोट, मिटा दो इसको, क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको अपन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लेते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पर मैं कुछ केस ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया MCO का होल 6 प्लस 2 MCO का होल 6 माइनस 2 MCO का होल 6 प्लस 1 MCO का होल 6 CO का होल 6 माइनस 1, और एक केस ले लेते हैं MCO 6। ये हमने केस ले लिया। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने 5 कॉम्प्लेक्स ले लिए। अब इन जो 5 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिए हैं, इन 5 कॉम्प्लेक्सेज में जैसे मुझे बात करनी है यहाँ पर MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है और CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, ये हमें देखना है। देखो ध्यान देना, समझना। MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखो रटने की जरूरत नहीं है, भूल भी जाए तो थोड़ा सा आप इतना सा याद करने की कोशिश करना। ये सिग्मा बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग इधर से इधर ये होती है, ये पाई बॉन्डिंग है। अगर पाई बॉन्डिंग बढ़ती है, पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब है MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी घटेगी। पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कुल मिलाकर MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पाई बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और पाई बॉन्डिंग बढ़ने से CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसलिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। दोनों अपोजिट चलता है। अगर किसी भी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग बढ़ती है तो यहाँ की बॉन्डिंग कम होगी, किसी भी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग कम होती है तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देना, आप समझना, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। सीधे सीधा कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा मेटल पर तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा सीधा सीधा वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर +2 -2 +1 -1 और 0। अब देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर देख लो आप तो सबसे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज कर लेंगे। पाई बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। देखो -2 -1
और +1 +2 0। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, यहाँ पर है -2, मतलब पाई बॉन्डिंग के चांस सबसे ज़्यादा 2 में है। उससे कम नेगेटिव चार्ज इस पर है -1, मतलब पाई बॉन्डिंग के उससे कम चांस किस में है, 4 में है। -1 से भी कम नेगेटिव, अब नेगेटिव है ही नहीं, अब 0 हो गया 5। और उसके बाद अब प्लस में चले गए। देखो ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग को बढ़ाता है पाई बॉन्डिंग को, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा पाई बॉन्डिंग उतनी कम होगी। या मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर +1 है, जबकि यहाँ पर +2 है। तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है, या पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी 3। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब पाई बॉन्डिंग और कम हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट, समझ में आ रहा है। अब देखो जो पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर है वही MC बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, और जो MC बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो जो ऑर्डर पाई बॉन्डिंग का है वही MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का है। सेम ऑर्डर आएगा 2 4 5 3 1, ये यहाँ पर है। अब देखो अगर ये पाई बॉन्डिंग बढ़ती है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिससे CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। ध्यान देना, अगर पाई बॉन्डिंग बढ़ती है, पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो क्या होगा, देखो MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। कुल मिलाकर इतना आप ध्यान रखना। तो अब ध्यान देना, पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर ये है, पाई बॉन्डिंग बढ़ने से MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पाई बॉन्डिंग बढ़ने से MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, मतलब CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी घटेगी। मतलब जो ऑर्डर यहाँ पर आया है MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के केस में बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका अपोजिट कर दो 1 3 5 4 2। डायरेक्ट इनको देखकर करना चाहो तब भी कर सकते हो। देखो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, जिससे CO बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आपको देखना है पाई बॉन्डिंग कम कहाँ पर होगी। अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है तो इजीली इसके इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, पाई बॉन्डिंग घट जाएगी। तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्डिंग को कम करता है, पाई बॉन्डिंग कम होगी तो कुल मिलाकर इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो CO बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उस केस में ज़्यादा होगी जहाँ पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो मेटल पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज +2 है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आया। उसके बाद +1 बाद में आया, फिर 0 और बाद में, उसके बाद -1, उसके बाद +-2। क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्डिंग यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, जिससे CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो गया होगा कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। मिटा दो भाई इसको। अब देखो कुछ और केस यहाँ पर अपन लेकर देखते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। देखो समझना, यहाँ पर देखो ध्यान देना, एक केस बना रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं CrCO का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। अब देखो क्रोमियम, इसकी बात करें तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये कि लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर इस तरह से बना दे इसको। देखो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको बना देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर हो गया Cr, यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान देना, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO, ये CO हो गए यहाँ तक।
किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो समझना, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ। देखो इसके लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ν1 बार, इसके लिए ν2 बार, इसके लिए ν3 बार, इसके लिए ν4 बार, इसके लिए ν5 बार, और इसके लिए ये यहाँ से शुरू किया ना अपन, ठीक, इसके लिए ν6 बार अपन ले लेते हैं, है ना, ν1 बार इसके लिए। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है CRC बॉन्ड के लिए। इसी तरह चाहिए तो अपन CO स्ट्रेचिंग की बातें भी कर सकते हैं। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पर तो जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड है सबके सब समान है या नहीं है? जितने भी लिगेंड है इस क्रोमियम से जुड़ने वाले वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है, सभी के सभी समान है या नहीं? जब सभी लिगेंड सेम हैं और इसमें कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी नहीं है, अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसके लिए T2G6 EG0 होगा, मतलब कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये तो सब आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? देख सकते हैं ना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आपको केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही तो अरेंज करना है, तो केवल T2G में आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, अब इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सारे फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ν1 बार, ν2 बार, ν3 बार सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ν1 बार इक्वल ν2 बार इक्वल ν3 बार इक्वल ν4 बार इक्वल ν5 बार इक्वल ν6 बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर करके देखते हैं। देखो थोड़ा सा वेरिएशन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक +Z ग्रुप लेते हैं और यहाँ से CO को हम बाहर निकाल देते हैं। इस CO के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस CO के स्थान पर Z आ जाएगा, तब केस भाई ये बनेगा। देखो ध्यान देना, CR पहले मैं यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहे। देखो यहाँ पर हो गया CR, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये केस यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब देखो CO 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 CO, लेकिन अब हमने क्या किया कि यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाकर उसके स्थान पर क्या कर दिया, Z कर दिया। तो यहाँ जैसे इस Z को हटाओ, यहाँ से इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाओ और यहाँ पर क्या कर दो, आप Z कर दो। अब देखो समझना, आप ध्यान देना, देखो इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर आपने दूसरा ग्रुप लिया है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली क्या करता है, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है और पाई बॉन्डिंग मत करता है। पाई बॉन्डिंग इसी तरह से होते हैं ना, MCO, ये पाई बॉन्डिंग है। तो पाई बॉन्डिंग मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखो इस ग्रुप का जो भी यहाँ पर है भाई, यहाँ पर ये समझ लो आप कि यहाँ पर लिगेंड है। अब लिगेंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को, ये पाई बॉन्डिंग हो रही है। यदि इस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ध्यान देना, यदि इस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इस कंडीशन में पाई बॉन्डिंग के चांस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे ना। दूसरा केस, यदि इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। भाई मेटल तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन दूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, तो क्या पाई बॉन्डिंग में कमी नहीं होगी? पाई बॉन्डिंग में अब कमी होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना, कुल मिलाकर जिस लिगेंड की पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मैं कह दूंगा पाई बॉन्डिंग के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और पाई बॉन्डिंग के चांस यदि बढ़ते हैं तो ML स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यदि इस लिगेंड की पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, मतलब पाई एसिडिटी यदि कम है तो पाई बॉन्डिंग आसानी से होगी नहीं। पाई बॉन्डिंग आसानी से नहीं होगी तो पाई बॉन्डिंग के चांस कम हो गए, जिससे क्या होगा, ML स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्रोमियम और इसके बीच होने वाली पाई बॉन्डिंग इसकी पाई एसिडिटी पर डिपेंड करती है। इसकी पाई एसिडिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और पाई एसिडिटी कम होगी तो पाई बॉन्डिंग कम होगी। अब एक बात और समझना, आप देखो ध्यान देना, इफेक्ट हमेशा ट्रांस होता है। ट्रांस का मतलब ये है, देखो इस ग्रुप को यहाँ से मैं अलग निकाल देता हूँ, यहाँ से इस ग्रुप को यहाँ से अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं इस तरह से बना रहा हूं, जो है ZCrCO, यू बना दो इसको, ठीक है ना। अब इसको देखो थोड़ी देर के लिए मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप CO ही मान लो यहाँ पर। ये अब देखो इसको ही समझो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ पाई बॉन्डिंग कर रही है, क्योंकि ये इस कार्बन, ये जो क्रोमियम है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जीरो, तो इसके पास फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा क्रोमियम के पास, इसलिए ये फिल्ड डी ऑर्बिटल से इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह से जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को, उसी प्रकार ये CO भी तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये CO इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन अभी अपन को पता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी है उतनी इसकी भी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा मतलब कि अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी होगी, दोनों की बराबर होगी। इसका मतलब जितनी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है उतनी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगी, दोनों जगह पर पाई बॉन्डिंग बराबर होगी। इसलिए जितनी फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी उतनी इसकी आएगी। इसलिए यहाँ पर देखो ν1 बार ν4 बार दोनों बराबर आ रहा है। जब ये दोनों बराबर है तो बाकी भी बराबर होगी, क्योंकि सभी सेम है ही तो सही, सभी सेम ही है ना, इसलिए ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या किया, अब एक CO के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, Z ग्रुप, ठीक है ना। तब मैं दूसरा बना रहा हूं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, समझना पॉसिबिलिटी क्या होगी। पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर Z कर दिया CrCO, ठीक है ना। अब अपन ने मान लिया कि जो पाई एसिडिटी है, पाई एसिडिटी मान लिया कि Z ग्रुप की पाई एसिडिटी CO से ज्यादा है। मान लिया ऐसा कि Z ग्रुप की पाई एसिडिटी CO से ज्यादा है। इस केस में Z ग्रुप की पाई एसिडिटी CO से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो Z होगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भाई इधर से इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से इधर ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, इसका मतलब इस क्रोमियम की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो Z ग्रुप की ओर अब ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो क्रोमियम होगा अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किधर दे देगा, Z की तरफ। इसका मतलब है अब इसकी इलेक्ट्रॉन इधर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, होगी नहीं होगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि Z ग्रुप की पाई एसिडिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उस कंडीशन में इधर पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, इधर की पाई बॉन्डिंग कम होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस केस में देखो MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। यदि Z ग्रुप की पाई एसिडिटी ज्यादा है तो इस कंडीशन में MC बॉन्ड ऑर्डर, इसके सामने वाला जो होगा MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब जस्ट अपोजिट केस भी ले सकते हैं। जस्ट अपोजिट केस से मतलब क्या है, देखो जस्ट अपोजिट केस से क्या मतलब है, यहाँ पर बना रहा हूँ, नीचे में इसी के लिए बना रहा हूँ। देखो ZCrCO, मान लो ये जो Z है इसकी जो पाई एसिडिटी है वो CO की तुलना में कम है, यहाँ तो ज़्यादा थी, यहाँ पर अपन कम मान लेते हैं, CO की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड खींच रहा था अब ये उतने नहीं खींचेगा क्योंकि पाई एसिडिटी कम है। इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिसकी अब कम हो गई, अब इतनी ही रह गई। तो इसका मतलब है कि अब क्रोमियम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने जितने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर नहीं खींच पाएगा, पाई एसिडिटी कम है भाई इसकी। इसका मतलब क्रोमियम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो भाई क्या फर्क पड़ता है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं खींच पा रहा तो ये क्या करेगा, क्रोमियम उधर दे देगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, तो कुल मिलाकर इधर पाई बॉन्डिंग घटती है तो इधर की पाई बॉन्डिंग बढ़ जाती है, ये पाई बॉन्डिंग बढ़ गए। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब MC बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा। अब MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कुल मिलाकर MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एक कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हो तो उस कंडीशन में जो सामने वाला CO है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि जेड ग्रुप की पाई एसिडिटी कम है या ज़्यादा, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, वो किसके अकॉर्डिंग, इस जेड ग्रुप की पाई एसिडिटी के अकॉर्डिंग। तो ये तो फिक्स हो गया कि जैसे यहाँ पर कोई जेड ग्रुप आएगा, जेड ग्रुप आते ये फिक्स हो गया कि इसके सामने वाला जो ट्रांसपोजिशन पर ग्रुप प्रेजेंट है CO, उसके रेस्पेक्ट में MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जबकि बाकी जो 4 CO यहाँ पर प्रेजेंट है उनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ν1 बार, देखो ν2 बार, ν3 बार, ν4 बार, ν5 बार और ν6 बार, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा समझना, देखो ये जो ν1 बार होगा, ν1 बार देखो नॉट इक्वल ν4 बार और नॉट इक्वल ν2 बार। देखो ये तो फिक्स हो गया कि ये आपस में बराबर थोड़े होंगे क्योंकि पाई बॉन्डिंग अलग अलग हो रही है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग ज़्यादा है, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम होगी, इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ν1 बार नॉट इक्वल ν4 बार, और इन दोनों की ही पाई बॉन्डिंग चेंज हो गई, इसका मतलब इन दोनों की जो पाई बॉन्डिंग होगी, बाकी जो ν2 बार, ν3 बार, ν5 बार, ν6 बार है उनकी पाई बॉन्डिंग से कुछ अलग होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, देखो नॉट इक्वल ν2 बार, लेकिन इन चारों की जो पाई बॉन्डिंग है वो तो बराबर होगी ना, इसलिए आगे अपन कंटिन्यू लिखेंगे इक्वल ν3 बार, यहाँ पर कौन ν3 बार इक्वल ν5 बार इक्वल ν6 बार। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से सबके समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या भाई, किसी को कोई डाउट है क्या तक नहीं, सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक, ये कर लिया सबने, नोट कर लिया। अब देखो यहाँ से किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखो समझना आप यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर जैसे मैं केस बना रहा हूँ, केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। देखो वेन देखो पाई एसिडिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन CO, देखो वेन पाई एसिडिटी देखो जेड ग्रेटर देन CO, जब जेड की पाई एसिडिटी CO से ज़्यादा है, मतलब केस ये हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान देना समझना, यहाँ पर ये हो गया ZCr CO, पाई एसिडिटी इसकी ज़्यादा है तो इधर पाई बॉन्डिंग के चांस ज़्यादा होंगे, इधर पाई बॉन्डिंग के चांस ज़्यादा होंगे तो इधर पाई बॉन्डिंग के चांस कम होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, इसको ऐसे कर दो मैं, इधर पाई बॉन्डिंग कम हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो MC बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इससे क्या होगा MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, जिससे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, देखो यहाँ पर जब पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, ये पाई बॉन्डिंग कम हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, इसके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब पाई बॉन्डिंग ही कम हो गई तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की संख्या भी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो कुल मिलाकर क्या होगा, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये हमेशा अपोजिट चलता है, या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, या का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो या का बढ़ेगा।
यहाँ की फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो यहाँ की इंक्रीज होगी, ये हमेशा अपोजिट ही चलते हैं। पाई बॉन्डिंग यहाँ पर कुल मिलाकर डिक्रीज हुई है, इसकी पाई एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हुई है, पाई बॉन्डिंग डिक्रीज। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो ध्यान देना, इसमें मैं इस पार्ट को एक्जेल कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया एक्जेल, और बाकी जो बचे हुए है ये 1 2 3 4 ये हो गया इक्वेटोरियल, इसको अपन कर देते हैं इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो समझना, यहाँ पर ध्यान देना, देखो इस पाई बॉन्डिंग का इफेक्ट केवल एक्जेल पर ही पड़ा है, यही पर पड़ेगा, बाकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर CO है उस पर इस पाई बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्ट हमेशा जेड का उसकी ट्रांसपोजिशन पे ही होगा, बाकी पोजीशन पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना, समझना आप, यहाँ पर इस पाई बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग जो डिक्रीज हुई है उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होने की वजह से जो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगी। लेकिन डिक्रीज कौन सी हुई है, इसके सामने वाला मतलब, इसके सामने वाला मतलब यहाँ के लिए डिक्रीज हुई है, बाकी की तो डिक्रीज नहीं हुई ना। कहने का मतलब है जो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है वो केवल एक्जेल MC बॉन्ड के लिए डिक्रीज हुई है। तो एक्जेल MC बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, लेकिन जो इक्वेटोरियल है वो तो डिक्रीज नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी की अपन बात करें तो यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, देखो MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये एक्जेल की कम हो गई लेकिन इक्वेटोरियल की कम थोड़ी हुई है, एक्जेल की तो कम हो गई लेकिन इक्वेटोरियल की कम नहीं हुई है। इसका मतलब ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्जेल की इक्वेटोरियल से कम हो जाएगी, एक्जेल वाले की इक्वेटोरियल से कम हो जाएगी। अब देखो CO की बात कर सकते हैं, जैसे ये CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्जेल और इक्वेटोरियल को कम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग कम होने का मतलब है कि CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग कम होने का मतलब CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अब देखो एक्जेल का तो इंक्रीज होगा लेकिन इक्वेटोरियल का थोड़ी इंक्रीज होगा, इक्वेटोरियल का तो एज इट इज रहेगा ना। इसका मतलब एक्जेल का इंक्रीज हो गया, इक्वेटोरियल का चेंज नहीं हुआ, मतलब इक्वेटोरियल के कंपेरिजन में एक्जेल CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, मतलब CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी, एक्जेल वाली, जबकि इक्वेटोरियल वाली चेंज ही नहीं होगी। इसका मतलब एक्जेल के केस में CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है यार? क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर जेड की पाई एसिडिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो एक्जेल MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, जबकि CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो केस सेकंड केस इसमें अपन लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं केस सेकंड में बिल्कुल अपोजिट कर लेते हैं। देखो व्हेन पाई एसिडिटी देखो यहाँ पर जेड लेस देन CO। अब अपन कर लेते हैं कि जेड की पाई एसिडिटी CO के कंपैरिजन में कम है। अब देखो जेड की पाई एसिडिटी CO के कंपैरिजन में कम है तो क्या होगा, जेड CO, इसकी पाई एसिडिटी कम है तो ये बॉन्डिंग के चांस कम हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग के चांस कम होंगे तो भाई इधर बॉन्डिंग के चांस बढ़ जाएंगे। समझ में रहा है ना? यहाँ पर बॉन्डिंग के चांस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर बॉन्डिंग के चांस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, क्योंकि MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, और MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो देखो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। देखो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, और यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग क्या हुई है, देखो जेड की पाई एसिडिटी कम होने के कारण ये पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कर रखा है भाई सबने नोट? चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी मैं 2 पॉइंट बना रहा हूँ।
ठीक है ना। देखो एक तो एक्जेल एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और इक्वेटोरियल एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें। देखो जब जेड की पाई एसिडिटी कम है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पाई बॉन्डिंग बढ़ गई, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी तो एमसी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एमसी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मतलब एमसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जेड की पाई एसिडिटी कम होने से यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, एमसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो एक्जेल वाले की तो बढ़ गई लेकिन इक्वेटोरियल वाले की तो चेंज नहीं हुई ना। इसका मतलब इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में एक्जेल के लिए एमसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अपन को पता है यहाँ पर पाई बॉन्डिंग कम है क्योंकि इसकी पाई एसिडिटी डिक्रीज हो गई। इसकी पाई एसिडिटी कम होने का मतलब है कि यहाँ पर पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी जिससे एक्जेल एमसी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, जिससे एक्जेल एमसी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर ये बना लेते हैं, जैसे CO की बात कर लेते हैं, ये एक्जेल और यहाँ पर ये ले लेते हैं CO इक्वेटोरियल, इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ एक्जेल, ये ऐसे कर देता ना एक्जेल, ठीक है, सही बना देता हूँ इसको, ये CO इक्वेटोरियल। अब देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर देखो इसकी पाई एसिडिटी कम होने का मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब है CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, जस्ट अपोजिट चलते हैं। इसका मतलब CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब एक्जेल के लिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई लेकिन इक्वेटोरियल की तो चेंज नहीं हुई ना। एक्जेल की डिक्रीज होगी लेकिन इक्वेटोरियल की चेंज नहीं। इसका मतलब एक्जेल इक्वेटोरियल को कंपेयर करोगे तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम कहाँ पर रहेगी? एक्जेल के केस में। तो यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो जेड ग्रुप है उसकी पाई एसिडिटी किस प्रकार से बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है कि यहाँ तक? नहीं, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक? तो कुल मिलाकर क्या है कि जो जेड ग्रुप है, अभी तो एक अपन ने नॉर्मल सा केस यहाँ पर लिया है कि जेड ग्रुप यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है। जेड ग्रुप की पाई एसिडिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ज़्यादा वाला केस लिया था, और कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के अंदर जेड ग्रुप थोड़ी रहेगा, एग्जाम के अंदर तो एक्चुअल ग्रुप आपको लगा कर दिया जाएगा। ये लिख लिया था ना सभी ने, एग्जाम के अंदर तो एक्चुअल ग्रुप आपको लगा कर देगा। अब जो ग्रुप्स होगा, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप्स होंगे, उनकी पाई एसिडिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो मेन ग्रुप है जिनके एग्जाम में क्वेश्चन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है, उन ग्रुप्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालना, देखो पाई एसिडिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो मैं सभी ग्रुप की पाई एसिडिटी को लिख देता हूँ, आप उनको अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि पाई ग्रुप्स को देखकर आप पहचान सको कि किसकी पाई एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना इनको। देखो ये ग्रुप्स होंगे पूरे, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। पाई एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखो ध्यान देना, NH थायोनाइट्रोसिल, NO नाइट्रोसिल, CSE, ठीक है ना। इसी तरह से CS हो गया, ठीक है, CO, PF3। देखो इनकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके कंपैरिजन में जो ये है, ये लिगेंड है, इनकी पाई एसिडिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा है। और इधर जो ग्रुप आ रहे हैं बाकी, उनकी पाई एसिडिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से कम है। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आपको जब ये सीरीज याद होगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको अच्छी तरह से दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है ना। तो देखो पाई एसिडिटी यहाँ पर कम हो गई, PFE3, NRNC, PCl3, ASOR3, POR3, PPH3, PME3, P टर्सरी ब्यूटिल 3, RCN, NR3, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डाइइन का मतलब क्या हो गया? डाइएथिलीन ट्राइअमीन, जानते हो ना डाइएथिलीन ट्राइअमीन, लिगेंड में बता रखा है ऑलरेडी मैंने। देखो पिरिडीन, ठीक है। इसी तरह देखो कंपेयर कुछ यहाँ से भी आपको करना है। देखो ध्यान देना, POAR3 की पाई एसिडिटी POR3 से ज़्यादा है। देखो AR का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एरिल ग्रुप हो गया,
एरियल ग्रुप जानते हो ना, एरोमेटिक हो गया इस तरह से केस। इसको मान लो आप C6H5 पीएच को मान सकते हैं, जस्ट लाइक PPH, जस्ट लाइक PH3। यहाँ पर इस तरह से केस मान लो AR मतलब कोई भी एरोमेटिक केस इस तरह से अपन मान सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें कोई भी ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। जब अपन केवल PH लिखते हैं तो PH का सीधा सीधा मतलब केवल ये है, PH का मतलब केवल ये है। लेकिन जब अपन AR लिखते हैं तो AR का मतलब एरियल ग्रुप हो गया। एरियल ग्रुप ये भी हो सकता है और एरियल ग्रुप इस तरह का भी हो सकता है, इसमें कोई साइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्रुप। ठीक है ना, मेरे साथ समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर एरियल ग्रुप है, तो एरियल ग्रुप में ये भी आ गया ऑटोमेटिक, ये भी आ गया, PH भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी पाई एसिडिटी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखो PR3 की पाई एसिडिटी PAR3 की पाई एसिडिटी PAR2R से ज़्यादा होती है। देखो PAR2R की पाई एसिडिटी इससे ज़्यादा है PAR2, और इसकी पाई एसिडिटी इससे ज़्यादा है PR3 से। क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बेसिस पर बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर। जैसे मैंने केस यहाँ पर ये ले लिया, इस तरह का केस ले लेता हूँ मैं, जैसे M, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बना देता हूँ मैं। एक ही के स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। कोई सा भी मेटल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना यहाँ पर CO 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 CO, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अपन को कैलकुलेट करना है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमें देखना है, और यहाँ पर ग्रुप है Z। अब देखो Z ग्रुप के स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं। एक बार Z ग्रुप के स्थान पर सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया PME3। एक बार Z ग्रुप के स्थान पर ले लिया PH3। एक बार Z ग्रुप के स्थान पर मैंने ले लिया PF3, और एक बार Z ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर ले लिया PCl3। ये 3 और 4, और आपका ऑर्डर चाहिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का। देखो ध्यान देना, एक्चुअली अपन 4 केस यहाँ पर बनाई, 4 केस। इनको आप समझना, एक कॉम्प्लेक्स में Z के स्थान पर ये लगा हुआ है, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स में Z के स्थान पे ये लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में Z के स्थान पे ये लगा हुआ है, नेक्स्ट में Z के स्थान पर ये लगा हुआ है। अब 4 कॉम्प्लेक्स आपके पास हो गए। चाहे तो अपन 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिसमें Z के स्थान पे अलग अलग ग्रुप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने एक ही साथ इसको बना दिया इस तरह से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आपको कुल मिलाकर जो 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेंगे, उन कॉम्प्लेक्स में ये जो CO होगा इसका जस्ट सामने वाला, उसके लिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो इन लिगेंड को आप पाई एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो ध्यान देना, पाई एसिडिटी जहाँ आपको लिगेंड दिए है उनकी पाई एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो ध्यान देना, सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पर, देखो PF3, उसके बाद देखो PCl3 आ रहा है ना, उसके बाद देखो आगे चलोगे आप तो PPH3, ये उससे आगे चलोगे तो PME3, ये। तो पाई एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया इन लिगेंड का। सबसे ज़्यादा पाई एसिडिटी किसकी हो गई, PF3 की, PF3। उससे कम पाई एसिडिटी किसकी है, PCl3 की। उससे कम पाई एसिडिटी किसकी है, PPH3 की, PPH3। उससे कम पाई एसिडिटी किसकी है, PME3 की। ये पाई एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। अब एक बात ध्यान देना, यदि Z की पाई एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, Z की पाई एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। भाई केस इस तरह का हो गया ना, जैसे ZM, यहाँ पर CO। अगर Z की पाई एसिडिटी बढ़ती है, इसकी पाई एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ये बॉन्डिंग कम होगी। अगर Z की पाई एसिडिटी बढ़ती है तो क्या होगा, ये इस बॉन्डिंग के बढ़ने के चांस होंगे, ये बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ये बॉन्डिंग कम होगी। Z की पाई एसिडिटी कम होती है तो फिर ये बॉन्डिंग कम होगी, ये बढ़ने लगेगी। और कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि Z की पाई एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग उतनी कम होगी। यहाँ की पाई बॉन्डिंग कम होने का मतलब है कि यहाँ पर CO जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर Z की पाई एसिडिटी बढ़ती है तो ये CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अब क्लियर हो गया होगा सबसे सब कुछ आपके। देखो Z की पाई एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसके जस्ट सामने वाला जो CO होगा
उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो इस CO के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। इस CO के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर देखो सबसे ज़्यादा पाई एसिडिटी किस केस में है, फर्स्ट केस, इस केस में PF3 यहाँ पर। थर्ड के केस में सबसे ज़्यादा पाई एसिडिटी है, पाई एसिडिटी ज़्यादा होगी तो जो सामने वाला CO होगा उसके लिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि Z के लिए अगर पाई एसिडिटी बढ़ती है, पाई एसिडिटी इंक्रीज होती है तो कुल मिलाकर CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, इसका मतलब CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा पाई एसिडिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पाई एसिडिटी इस केस में है, इसका मतलब CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा इस केस में। PF3 किस में दे रखा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, तो यहाँ पर होगा 3। इससे कम पाई एसिडिटी PCl3 में, PCl3 किस में आ रहा है, फोर्थ में, तो इसके बाद आएगा फोर्थ। उससे कम पाई एसिडिटी PPH3 का है, PPH3 किस में आ रहा है, सेकंड में, तो यहाँ पर आएगा सेकंड। और इससे भी कम पाई एसिडिटी किसकी है, PME3 की है, इसका मतलब PME3 मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो बनेगा वो सबके लास्ट में आएगा। ये ऑर्डर यहाँ पर होगा। अब मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, सबके समझ में आ गया होगा इस सीरीज का क्या मतलब है। सीरीज आप अच्छी तरह से याद कर लेना, कई जगह पर आगे काम में आएगी, इसलिए पूरी सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये कर लिया भाई, नोट सभी ने कर लिया, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, सबके क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक सभी के। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हमने ले लिया, सपोज करो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, जैसे MCO का होल 6, MCO का होल 6 प्लस 2, MCO का होल 6, MCO का होल 6 प्लस 1 और MCO का होल 6 माइनस 1। ये केस ले ले, 1 2 3, ठीक है ना। अपन को देखो ध्यान देना, MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर चाहिए, अपन को CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर चाहिए। अब देखो ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका मतलब जो चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर प्रेजेंट है वही चार्ज कहाँ पर होगा, मेटल पर होगा। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान देना, अगर मेटल पर माइनस चार्ज बढ़ता है, -x माइनस चार्ज बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, उस कंडीशन पर इस पाई बॉन्डिंग के चांस बढ़ जाएंगे, इस पाई बॉन्डिंग के चांस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मेटल पर प्लस चार्ज बढ़ता है, मेटल पर जैसे 0 चार्ज मान लो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्डिंग के चांस ज़्यादा है। मेटल पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इस बॉन्डिंग के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। और मेटल पर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में मेटल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब तो इस बॉन्डिंग के चांस और भी कम हो जाएंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो करने का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपको MC बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो MC बॉन्ड ऑर्डर किस केस में ज़्यादा होगा, जहाँ पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, इसका मतलब 3 के अंदर MC बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद मेटल पे +1 +2, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो MC बॉन्ड ऑर्डर के चांस कम है। इसका मतलब ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कम है, सेकंड, उसके बाद आएगा फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है, यहाँ पर बॉन्डिंग बढ़ने का मतलब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, मतलब जस्ट अपोजिट इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर यदि MC बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, MC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इसका मतलब है CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ऑर्डर होगा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, CO के लिए जो ऑर्डर होगा MC का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो 1 2 3,
तो कुल मिलाकर एमसी का निकाल लेना, तो सीओ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर को आप रिवर्स कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिक ही आपके क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को भी यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर ही यहाँ है? चलो करो इसको कंप्लीट नोट भाई।